तो कहानी शुरू होती है और हम 20 साल के जिंगाओ नाम के एक लड़के को देखते हैं जो चाइना के शेंजिंग शहर में अपनी 6 साल की छोटी बहन के साथ रेंट पर लिए हुए घर में अकेला रहता था। उसकी छोटी बहन का नाम टोंग होता है। हर दिन की तरह आज भी जिंगाओ अपनी बहन को स्कूल छोड़ता है, फिर दिल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जाके मिलता है। यहाँ में डॉक्टर की बातों से पता चलता है कि टोंग के दिल में छेद है, जिस वजह से उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने जिंगाओ को सलाह दी कि तुम्हें अपनी बहन का जल्द से जल्द ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि उसकी बीमारी की वजह से उसे सांस लेने में अक्सर दिक्कत होती है। ज्यादा देरी नहीं करना चाहिए तुम्हें। बिना ऑपरेशन के टोंग ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 साल यानी 8 साल के होने तक ही जिंदा रह सकेगी। उसकी हालत और बिगड़ सकती है। असल में जब टोंग छोटी थी तो उसकी माँ भी इसी बीमारी के कारण गुजर गई थी और अब यही बीमारी टोंग को विरासत में मिली है। उनकी माँ के जाने के बाद उनके पिता भी उन्हें छोड़कर चले गए और अब सारी जिम्मेदारी जिंगाओ के कंधों पर आ गई। अब जिंगाओ अपनी छोटी बहन टोंग से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसको ऑपरेशन कराना तो चाहता था, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वो बेचारा तो छोटी सी मोबाइल रिपेयर करने की दुकान चलाकर अपनी और अपनी बहन का गुजारा करता था। खैर उसी रात जिंगाओ टोंग को देखकर खुद से वादा करता है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। उसी समय उसके दोस्त यूटा ने उसे एक वेयर हाउस में बुलाया और कहा कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है, जल्दी से आओ। कपड़ा हटाया और पुराने मोबाइल से भरे डिब्बों को पहाड़ दिखाया। यूटा बताता है कि इनको इटली भेजना था, लेकिन क्वालिटी चेक में ये सब फेल हो गए। असल में सारा मालिक बिजनेसमैन का है जो अभी जेल में कैद है और उसने इस स्टोरेज एरिया का रेंट भी नहीं दिया है। यूटा ने उसे सारा माल 1 लाख येन में बेचने का ऑफर दिया, क्योंकि यूटा को जिंगाओ की काबिलियत पर यकीन था कि वो खराब से खराब फोन को भी रिपेयर कर सकता है। उसने सलाह दी अगर वो इन सारे कबाड़ फोन को ठीक करके ज्यादा कीमत पर बेच दे तो वो लाखों का मुनाफा कमा सकेगा। खैर जिंगाओ को इस सुझाव पसंद आया, लेकिन हाल फिलहाल में उसके पास ये सारे फोन खरीदने के पैसे मौजूद नहीं थे, तो उससे एक फोन लेकर घर आया और उसे खोलकर पार्ट्स चेक किए। जिंगाओ पूरी रात लगा रहा और उसने नोटिस किया कि फोन की हालत काफी खराब तो है, लेकिन अपनी जबरदस्त कारीगरी से उसे सुबह तक चालू करने में कामयाब रहा। इसी मोमेंट पर जिंगाओ को यकीन हो गया कि हाँ, इन्हें ठीक करके अच्छा बिजनेस बनाया जा सकता है। सीधा बैंक पहुंचा और अपनी दुकान गिरवी रखकर लोन की अर्जी दे दी। उसके बाद वही रिपेयर किया फोन बेचने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में पहुंचा, जहाँ एक रिफर्बिश्ड फोन बेचने वाले को उसने ये फोन अच्छी कीमत पर बेच दिया। फिर उसी बेचने वाले से डील करी कि वो उसे अपने सारे फोन्स बेचेगा। एक फोन को बेचकर मुनाफा जितना हुआ उस हिसाब से उसके पास 1 लाख फोन्स पड़े थे, उनका भी हिसाब लगाया तो उसकी कीमत जानकर जिंगाओ के होश उड़ गए। उसे 9 लाख येन का फायदा हो सकता है। इतने पैसे में तो वो अपनी बहन का इलाज करा के एक आरामदायक जिंदगी बिता सकता है। जिंगाओ काफी खुश हो गया और खुशी खुशी टोंग को स्कूल से घर लाता है, क्योंकि अब उसकी सारी दिक्कत मुश्किलें खत्म होने वाली थी। जल्दी उसने सारे फोन्स खरीद लिए, मगर जिंगाओ के सपने सिर्फ 2 हफ्तों में टूट गए। असल में सरकार ने नया कानून लागू किया, जिसके मुताबिक ई वेस्ट की तादाद बढ़ने से रोकने के लिए पुराने फोन्स को खरीदना बेचना अब से गैर कानूनी होगा। जिंगाओ उसी बेचने वाले को उनके बीच हुई डील को याद दिलाता है, लेकिन गुस्से में बेचने वाला आदमी उससे कहता है कि अब वो उसके फोन नहीं खरीद सकते और कोई भी डील कानून से ऊपर नहीं है। और कोई चारा ना होने की वजह से उसने उन्हीं फोन्स को बनाने वाली शाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी के ऑफिस में जाने का फैसला किया। ऑफिस में जिंगाओ वहाँ के मैनेजर लाई पिंग से मिला। जिंगाओ ने उसे अपने प्लान बताया कि वो सभी फोन्स के स्पेयर पार्ट्स निकाल के उन्हें ठीक कर सकता है, जिसके बाद उनकी कंपनी इन स्पेयर पार्ट्स को गरीब देशों यानी इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकती है। जिंगाओ को पूरा यकीन था कि विदेश में इन स्पेयर पार्ट्स का बहुत बड़ा धंधा बन सकता है, मगर लाइपिंग ने उसका ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि उसे लगा जिंगाओ के स्पेयर पार्ट्स क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर जिंगाओ ने वादा किया कि वो बेस्ट क्वालिटी के पार्ट्स बनाकर दिखाएगा उसे। आखिरकार लाइपिंग ने बोला, उछलना बंद कर, पहले भाई थोड़ा बना के तो दिखा, अगर बढ़िया हुए तो कंपनी डील करने के लिए तैयार है। फिर क्या, उसी दिन से जिंगाओ ने अपनी पूरी लगन मेहनत से फोन के छोटे से छोटे पार्ट्स निकालकर उन्हें सही करने का काम शुरू कर दिया। हालांकि ये काम बेहद पेचीदा तो था सही, पर जिंगाओ के पक्के इरादे और हार न मानने वाली लगन से जिंगहाओ ने सभी पार्ट्स को निकाल के उन्हें चकाचक ठीक कर दिए। फिर क्या, इन्हें लेके कंपनी में जमा कर दिए और वे सब कंपनी द्वारा किए गए क्वालिटी टेस्ट पे पास हो गए। खुशी से रिपोर्ट लेकर लाइपिंग के पास पहुंचा, लेकिन लाइपिंग ने कहा, उसने ये नहीं कहा था कि वो उसके पार्ट्स को खरीदेगा ही, उसने बस उसे रिपोर्ट्स दिखाने को ही कहा था बस। असल में लाइपिंग ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे बस ऐसे ही बोल दिया था, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर भरोसा था कि ये क्या 20 साल का मामूली लड़का अच्छे क्वालिटी के पार्ट्स बना पाएगा। लाइपिंग के इन लफ्ज को सुनकर जिंगाओ को दुख हुआ, लेकिन तभी गुजर रहे कंपनी के मालिक मिस्टर जांगयू के पास
पहुंचा। जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि मिस्टर जांगियो, मुझे आपसे बस 10 मिनट चाहिए ताकि मैं अपना बिजनेस आइडिया समझा सकूं। पर मिस्टर जांगियो को मीटिंग में पहुंचना था तो उसे दरकिनार कर जल्दी से गाड़ी में बैठकर निकल गए। तब जिंगाओ ने अपनी मोटर बाइक पर उनका पीछा किया और काफी खतरनाक रास्तों से बचते बचाता मिस्टर जांगियो की ट्रेन तक पहुंच ही गया। लेकिन इस दौरान उसका एक्सीडेंट भी हो गया था। लेकिन उसे किसी भी कीमत पर मिस्टर जांगियो से मिलना ही था। उसने फिर से उनसे 10 मिनट का समय मांगा और फिर अपना सारा बिजनेस उन्हें समझाया। तब मिस्टर जांगियो ने कहा कि वो सारे फोन्स खोलकर सारे स्पेयर पार्ट्स को थोड़ी ना ठीक कर लेगा। पर जिंगाओ ने कहा कि सर, ये ना सोचो कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, आप ये सोचो कि बस अगर हो गया तो क्या आप मुझसे डील करोगे। उसकी इस बात पर मिस्टर जांगियो ने हामी भर दी। लेकिन मिस्टर जांगियो ने यह भी कहा अगर वो नाकाम रहा तो वो फैक्ट्री या वर्कर्स का खर्चा नहीं देंगे, सारा खर्चा जिंगाओ को ही करना होगा और बाद में अगर डील हुई तब उसे इन चीजों के पैसे वापस मिल जाएंगे। मिस्टर जांगियो ने उसे कहा कि काम पूरा होने के बाद लाइपिंग से मिलना आकर। आखिरकार उनकी पूरी बात सुनकर जिंगाओ ट्रेन से उतर गया। अब इस डील से जिंगाओ की जिंदगी बन सकती थी या तो बर्बाद हो सकती थी, क्योंकि इसमें बहुत जोखिम था, क्योंकि कामयाब ना होने पर वो पूरी जिंदगी बस लोन ही चुकता करता रहेगा। खैर उसी रात जिंगाओ अपनी बहन को दोस्त के यहाँ से घर वापस ले जा रहा होता है। तभी टोंग रोने लगी क्योंकि उसने अपने भाई के पीछे के जख्मों को देख लिया था। पूछती है कि आपका एक्सीडेंट हुआ था, है ना भैया। गुस्से में बोलती है कि उन्हें धीरे गाड़ी चलाना चाहिए क्योंकि उसके अलावा उसका कोई भी नहीं है, जिस पर जिंगाओ उसकी बात मान जाता है। फिर जिंगाओ अपने पड़ोसी फेंग को सारे फोन्स के स्पेयर पार्ट्स निकालने वाली एक फैक्ट्री खड़ी करने का प्लान बताता है। उससे रिक्वेस्ट करता है कि फेंग, तुम पार्ट टाइम बेसिस पर फैक्ट्री के प्रोडक्शन की देखरेख का काम संभाल लो। जिस पर फेंग उसे सावधान करता है कि तुम जो करने जा रहे हो उसमें बहुत बड़ा जोखिम है, तुम अपना सब कुछ खो दोगे। मगर जिंगाओ ने उसे रोककर बोला अगर उसने ये नहीं किया तो वो अपनी बहन को खो देगा और ऑपरेशन के लिए इतने सारे पैसे वो इसी काम को सफल बनाकर कमा सकता है। कुछ दिन बाद बैंक वालों ने उसकी दुकान भी जब्त कर ली क्योंकि वो कर्ज का पैसा लौटा नहीं पाया था। साथ ही उसे गुजारा करने के लिए अपनी बाइक भी बेचनी पड़ी। फिर अगली सुबह फेंग और जिंगाओ अपनी नई फैक्ट्री के लिए जगह ढूंढने निकले। जल्दी उन्हें एक पुराना सा गोडाउन मिला। जिंगाओ ने उसे 4000 येन देकर किराए पर ले लिया। इसके बाद उसने फेंग के साथ मिलकर उसने पूरे गोडाउन की सफाई की ताकि वहाँ फोन्स को ठीक करने का काम शुरू किया जा सके। आखिरकार सारा माल भी गोडाउन में पहुंच गया। आखिर में अपनी कंपनी का नाम नाइस व्यू रखा। अब उन्हें वर्कर्स की जरूरत थी लेकिन उनकी तनख्वाह देने के लिए पैसे ही नहीं थे, तो जिंगाओ ने फैसला किया कि वो सबसे खराब और रिटायर हुए लोगों को ही हायर करेंगे जिससे उन्हें ज्यादा पैसे देने ना पड़े। सबसे पहले उन्हें एक सिंगल मॉम मिली जिसका नाम कॉनमोय है, जो भी वेटर की जॉब करती है, मगर उसे सुनने में दिक्कत होती थी। पर पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करने के कारण उसके तजुर्बे को देख जिंगाओ ने उसे काम पर रख लिया। अगला एम्प्लॉय था टोनी, जो अपने कुत्तों के साथ मस्त रहता था। टोनी पहले मैनेजर था लेकिन गुस्से में उसने एक एम्प्लॉय को जबरदस्त तरीके से पीट डाला था जिससे उसकी नौकरी चली गई और वो जेल भी गया था। जिंगाओ ने उसे भी रखकर सारा काम सिखाया। साथ ही एक और हांगजी नाम का एक गेमर लड़के को भी काम पर रखा जो बस पूरे दिन गेम ही खेलता रहता था। पर हैंगजी को उसकी पसंदीदा औरत से शादी करने की नौकरी की सख्त जरूरत थी। जिंगाओ की कहानी सुनने के बाद कुछ रिटायर्ड बूढ़े लोग जो कि उसके पड़ोसी थे उसका साथ देने के लिए राजी हो गए। इसके बाद जिंगाओ अपने सभी वर्कर्स को दिन रात ट्रेन करने में जुट गया। समझाता है कि उन्हें क्वालिटी कंट्रोल का पूरा ध्यान रखना है, यही उनका टारगेट है। लेकिन सब इतना आसान थोड़ी था। जिंगाओ को अपना गुजारा करने के लिए नौकरी की सख्त जरूरत थी, तो काफी धक्के खाने के बाद उसे बिल्डिंग्स की खिड़की की सफाई करने की नौकरी मिली गई। वो दिन में तो बिल्डिंग का काम करता, फिर रात भर स्पेयर पार्ट्स को ठीक करने का। केवल 4 घंटे ही सो पा रहा था। इधर उसकी बहन टोंग की हालत में जरा भी सुधार नहीं था, पर जिंगाओ उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। ऐसे ही एक दिन जिंगाओ की फैक्ट्री के बाहर कुछ बुरे लोग आकर कॉनमोय को धमकाने लगे कि उसे उनके बॉस पर किया केस वापस लेना ही होगा, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ था और कॉनमोय की सुनने की शक्ति चली गई थी। लेकिन कॉनमोय साफ इनकार कर देती है कि तभी अचानक से एक आदमी उसे जोरदार मारता है जिससे कॉनमोय के कान में लगी सुनने वाला डिवाइस गिरकर टूट जाता है, जो कि इसके बेटे ने गिफ्ट में दिया था। लेकिन ऐसा होते जिंगाओ ने देख लिया और दौड़कर हवा में आदमी को जोरदार लात मारता है। तब आदमी के साथी लोग जिंगाओ पर अटैक करने के लिए आने लगे, लेकिन तभी जिंगाओ के सभी वर्कर्स भी इस लड़ाई में कूद पड़े। उनके बीच काफी तगड़ी फाइट होने लगी कि तभी टोनी जो चुप सा रहता था ये देख आकर उन बुरे लोगों को आसानी से बहुत मारता है और खदेड़कर फैक्ट्री के बाहर फेंक देता है। कुछ दिन बाद हैंगजी ने अपनी पसंदीदा लड़की से शादी भी कर ली और इस खुशी के मौके पर सब शामिल हुए। पर बाद में जिंगाओ जब पार्टी से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके मकान मालिक ने उसका सारा सामान निकालकर बाहर फेंक दिया था, क्योंकि उसने पिछले 4 महीने से किराया ही नहीं भरा था, लॉक भी बदल दिया था। उस रात जिंगाओ ने फेंग के यहाँ रात गुजारी ताकि टोंग चैन की नींद सो सके। फिर अगले कुछ दिनों तक जिंगाओ और टोंग फैक्ट्री में ही रहे। गद्दे के बक्सों को इकट्ठा करके बिस्तर बनाया, मगर अपनी बीमार बहन को इस हालत में देखकर दिल टूट रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी बहन के लिए एक बिस्तर तक नहीं ला पाया। एक रात जिंगाओ की आग लग गई कि तभी उसकी बहन ने उसे उठाकर बताया कि बाहर कुछ आवाजें आ रही
रही है। चेक करने पर जिंगाओ ने 2 आदमी को देखा जो उसका माल चोरी कर रहे थे। जिंगाओ को देख वे ट्रक लेकर भागने लगे, लेकिन जिंगाओ ने छलांग लगाई और उन्हें पकड़ लिया। पर तभी एक्सीडेंट हो गया जिसमें जिंगाओ की उंगली में चोट लग गई। हालांकि एक चोर ट्रक लेकर भाग निकला। अगले दिन पुलिस ने बताया कि उन्होंने भागे हुए चोर को पकड़ लिया है और उसके सारे फोन्स भी बरामद कर लिए हैं। अगले दिन जिंगाओ सफाई कर ही रहा था कि उंगली में चोट के कारण उससे बकेट नीचे गिर गई। उसकी इस लापरवाही पर उसके बॉस ने ऑफिस में बुलाया। हाथ में सूजन देख बॉस ने ग्लव्स उतारने को कहा। ना चाहते हुए भी जिंगाओ को उसकी चोट दिखानी पड़ गई। ये देख बॉस ने गुस्से में उसे नौकरी से निकाल दिया कि वो टूटे हुए हाथ से काम कर रहा है, मगर जाते हुए उसे उसके टूटे हाथ से 3 दिन काम करने के पैसे दे देता है। अब ना जिंगाओ के पास नौकरी थी और ना पैसे बचे थे। उसे कोई आइडिया नहीं थी कि वो कैसे फैक्ट्री का भाड़ा और वर्कर्स की तनख्वाह देगा। कैसे भी करके अपनी बहन का इलाज के लिए उसे पैसे इकट्ठा करने थे। कुछ दिन बाद गोडाउन के मालिक आया और बोला कि उसने पिछले 3 महीने का किराया नहीं भरा है, उसके पास बस 3 दिन का समय है, नहीं तो वो किसी और को ये जगह दे देगा। कुछ भी रास्ता ना दिखने पर जिंगाओ दुखी होकर रास्ते पर चले जा रहा था और भीग भी गया था क्योंकि उस दिन बहुत जबरदस्त तूफान आया हुआ था। तभी उसकी टक्कर लाई पिंग की गाड़ी से हो गई तो उसने लाई पिंग से 1 लाख यन की भीख मांगी क्योंकि अब उसे कोई भी और तरीका नहीं सूझ रहा था। मगर लाई पिंग ने उसको बेइज्जत किया। बोला कि तुम जैसे एक मामूली इंसान ने अपनी औकात से बड़े सपने देख लिए हैं तो अब भुगतो। कहा कि मिस्टर जांगयू ने जिस तरह से डील की है वैसे ही काम होगा, ठीक है? और इसकी यह हालत देखकर तो मिस्टर जांगयू भी इससे मिलना नहीं चाहेंगे। ये सुनकर जिंगाओ का दिल टूट गया। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसके कानों में बस अपनी माँ से किया हुआ आखिरी वादा गूंज रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो टोंग का ख्याल रखेगा। अगली सुबह जिंगाओ ने पाया कि गोडाउन के मालिक ने उसका सारा सामान बाहर कर दिया है। अगले 1 महीने में काम पूरा होने ही वाला था, पर अब काम जारी रखने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। ना तो उसके पास वर्कर्स को देने के पैसे थे। आखिरकार जिंगाओ की हिम्मत टूट चुकी थी और दुखी होकर हार मानकर वही बैठ गया। वर्कर्स को कहा कि वो उनसे माफी मांग रहा है, लेकिन अब फैक्ट्री बंद हो चुकी है। मगर तभी उसके वर्कर लोग ने उसका हौसला बढ़ाया, ये कहकर कोई बात नहीं, वो बचा काम अपना घर से कर लेंगे। अब हम वर्कर्स नहीं, एक परिवार है और वो सब जिंगाओ को अकेले इस मुसीबत में नहीं छोड़ने वाले। उल्टा हम तुम्हारा शुक्रिया करना चाहते हैं कि तुमने हम नकारा लोगों पर विश्वास किया, हमें इस काबिल समझा। इसके बाद सभी वर्कर्स ने अपने घरों से काम किया। जिंगाओ ने भी दिन रात मेहनत की। एक रात टोंग ने उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि वो जानती थी कि जिंगाओ इतनी मेहनत उसी के लिए कर रहा है। आखिरकार डिलीवरी का दिन आ गया। उसने जो स्पेयर पार्ट ठीक किए थे वो टेस्टिंग के लिए चले गए। कुछ समय बाद जिंगाओ और उसके साथियों को कंपनी ऑफिस में मिस्टर जांगयू से मिलने बुलाया गया। मिस्टर जांगयू ने जिंगाओ की मेहनत की तारीफ की और बताया कि टेस्ट में उनके स्पेयर पार्ट्स 87% क्वालिटी से पास हो गए हैं। ये सुनकर सब खुश हो गए। वही जिंगाओ की आंखें भर आईं क्योंकि उसकी बहन अब ठीक हो जाएगी। उसने अपनी मेहनत से अपनी बहन को एक नई जिंदगी दी। मिस्टर जांगयू ने उसके काम से खुश होकर उसे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जिसके बदले में उसे 50 लाख यन मिलेंगे। तब जिंगाओ ने दबी आवाज में मिस्टर जांगयू से पूछा क्या इस बार उसे एडवांस में पैसे मिल जाएंगे, उसे जरूरत है। जिस पर मिस्टर जांगयू ने हंसकर बोला हाँ भाई मिल जाएंगे। डील पक्की होने के बाद अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए वे सब लिफ्ट में पहुंचे और फिर खूब हंसते चिल्लाते हुए खुशी मनाई। कुछ दिन बाद जिंगाओ ने बहन का इलाज कर उसे ठीक कर दिया। सीन चेंज होता है और हम 6 साल बाद जिंगाओ की कंपनी नाइस व्यू को इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं जो काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी। जिंगाओ अब करोड़पति बन चुका था और जिन वर्कर्स ने उसका बुरे वक्त में साथ दिया था उसने उनका हाथ कभी भी नहीं छोड़ा, उनको भी बहुत अमीर बना दिया था। आखिरकार जिंगाओ ने अपनी मेहनत से अपना जिंदगी बदल कर रख दी और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।